नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष त्रिवेदी। स्वागत है आपका संकल्प यूट्यूब चैनल पर। हमारा कार्यक्रम है संवाद। संवाद की आज की इस कड़ी में हमारे खास मेहमान हैं श्री निर्भय नारायण सिंह। निर्भय नारायण सिंह जी मूलतः बलिया के रहने वाले हैं और इस समय मुरादाबाद में एडीआरएम है। लेकिन बातचीत जो हम करने जा रहे हैं वो मुद्दा एडीआरएम या उससे संबंधित नहीं है, बल्कि एक अधिकारी या कोई सफल व्यक्ति किस तरीके से अपने गांव समाज से जुड़ा रहता है और किस तरीके से समाज को लेकर के उनकी एक सोच विकसित होती है। इन सब चीजों पर, इन सारे पहलुओं पर हम आपसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत, अभिनंदन है हमारे इस स्टूडियो में। छोटा सा स्टूडियो है ये। और निर्भय जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आमतौर पर होता ये है कि जब भी कोई सफल व्यक्ति, कोई युवा गांव से सफल होकर के नौकरी पेशा में या व्यापार में जब वो बाहर निकलता है, शहर से बाहर जाता है, तो फिर वो लौट करके गांव की तरफ रुख नहीं करता है। और मैं देखता हूं कि आप लगातार गांव की यात्राएं करते रहते हैं और यहाँ के लोगों से जुड़े रहते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है? किस तरीके का लगाव है गांव से आपका? देखिए, मैं गांव में ही पैदा हुआ और हमारी स्कूलिंग भी गांव पे हुई है। और मैं क्लास 10 तक बलिया से पढ़ा हूँ। इसके बाद मैं इलाहाबाद गया और इसके बाद यूपीएससी का एग्जाम पास किया। गांव में आने का मेरा मकसद दो है। पहला मकसद ये है कि आज के समय में कोई भी अधिकारी या कोई भी व्यक्ति सर्वसाधन संपन्न नहीं है। बिल्कुल। तो जो भी आपके पास भगवान ने क्षमता दिया है, संसाधन दिया है, उस क्षमता और संसाधन को गांव के लोगों के बीच में जाकर के उनको सही दिशा निर्देशन देना, उनको सही सुझाव देना, उनको प्रेरित करना, उन बच्चों से बात करना, उन समाज के लोगों से बात करना, उनको ये बताना कि आप में और जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके बीच में बहुत अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ सोच और समय प्रबंधन का है। इसी लक्ष्य से मैं आता हूं और जिले पे हमारे जितने भी परिचित लोग हैं, हमारे समाज से जुड़े हुए लोग हैं, स्कूलों में मैं जाता हूं और सभी लोगों को यही बात बताता हूं कि देश का कोई भी बड़ा एग्जाम आप पास करने की संभावना और क्षमता दोनों है। आपको सिर्फ सही समय पे सही दिशा में प्रयास करना है। जो बड़े पद पे हैं वो उनकी आईक्यू लेवल वो जीनियस नहीं है और आप जो है बिलो एवरेज नहीं है। अंतर सिर्फ ये है कि उन्होंने सही समय पे उनके अंदर चेतना जागृत हुई और उन्होंने मन लगा करके सिंसियरिटी के साथ पढ़े और वो सफल हो गए। तो जब बच्चों के बीच में या समाज के बीच में आते हैं तो लोग आपको उसको आप 10 लोगों को भी अगर प्रभावित करते हैं तो यही सबसे बड़ा अचीवमेंट। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज ये कि जैसे गांव से आपने पढ़ाई लिखाई, गांव से शुरुआत हुई आपकी। अब जब आप गांव आते हैं तो जाहिर सी बात है कि एक लंबा गैप रहा होगा बीच में। तो क्या बदलाव देख रहे हैं आप? पहले के जो गांव थे जिस समय आप लोग पढ़ाई किया करते थे यहाँ पे, अब का जो गांव है और इस समय के जो युवा है, क्या परिवर्तन दिखता है आपको? देखिए, मैं जो हमारी 22 साल की नौकरी का जो अनुभव है उसमें मैं देख रहा हूं कि हमारे देश में 2 भारत बनता जा रहा है। एक ग्रामीण भारत, एक शहरी भारत। जो ग्रामीण भारत है वो एक बड़े ही दुविधापूर्ण स्थिति से गुजर रहा है। दुविधापूर्ण मैं इसलिए बोल रहा हूं कि गांव में आज की जो सबसे बड़ी समस्या है कि जो हमारे सामाजिक ताना बाना था वो टोटल बिखर गया है। जो पहले आप किसी के यहाँ शादी, कोई भी सामाजिक कार्यक्रम होता था, पूरे गांव के लोग जुट करके उस कार्यक्रम को सफल बनाते थे, तो वो सामाजिक ताना बाना टूट चुका है। दूसरा जो सबसे बड़ी समस्या है कि बेरोजगारी एक ऐसी समस्या हो गई है कि गांव के गांव खाली हो गए। या तो बच्चे हैं जो 15-18 साल से नीचे हैं या 65-60 साल के ऊपर के बुजुर्ग लोग हैं। तो मेरा ये कहना है कि जब गांव में युवा रहेगा नहीं तो बच्चों की देखभाल कौन करेगा, बुजुर्ग लोगों को देखभाल कौन करेगा, वो बीमार पड़ेंगे उनको हॉस्पिटल कौन ले जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण है जो मुझे बार बार गांव में आने की प्रेरित करता है, मैं अपने जिले वासियों को ये संदेश देना चाहता हूं कि शहर में पढ़ने वाला हर बच्चा अधिकारी नहीं होता और गांव में पढ़ने वाला हर बच्चा बेरोजगार नहीं होता। बच्चों को पढ़ना है तो वो कहीं भी रह करके पढ़ सकता है। और हमारा गांव से जो पलायन हो रहा है 2 कारणों से हो रहा है।
बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य को आधार बना करके हम लोग शहर की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं। जी। और दूसरा तो बेरोजगारी। तो रोजगार शहर में है, लेकिन हमारे जिले के जो बच्चे जा रहे हैं, अधिकांश बच्चे, एक्सेप्शनल तो हर जगह होते हैं, अधिकांश बच्चे पंजाब, हरियाणा, बेंगलोर, बॉम्बे, सूरत, अहमदाबाद जाकर के या तो लेबर का काम कर रहे हैं या तो कोई छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं। तो मेरा यह मानना है कि जिस काम के लिए आप बाहर जा रहे हैं उस काम से आपका कोई न तो सामाजिक विकास होना है न आर्थिक विकास होना है, सिर्फ रोजी रोटी चलने वाली। तो उस रोजी रोटी को अगर चलाना ही है और आप वहां से कोई बहुत बड़ी चीज अचीव नहीं कर रहे हैं, तो वो काम आप गांव में भी कर सकते हैं। और ये परिवर्तन तभी आएगा जब हमारे जैसे लोग, समाज के जागरूक लोग गांव में आएंगे, गांव में बताएंगे, लोगों को समझाएंगे कि गांव खराब चीज नहीं है। जो इतना मेहनत आप शहर में करते हैं, अगर उतना ही मेहनत आप गांव में करते हैं तो गांव में भी आप अपनी रोजी रोटी का साधन जुटा सकते हैं। आमतौर पर जो हम लोग का क्षेत्र है पूर्वांचल का या फिर यूपी बिहार की हम अगर बात करें तो नौकरी सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। नौकरी हो गई, उसके बाद अगर हमारे पास अगर कुछ पैसे हैं, धन है, तो व्यापार में हम जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं समाज में जिसमें बच्चा आगे कुछ कर सकता है, जैसे खेल की दुनिया में वो आगे बढ़ सकता है, संगीत की दुनिया में, अभिनय के क्षेत्र में वो जा सकता है। लेकिन आमतौर पर हम उस पर फोकस नहीं करते हैं, और अगर आप फोकस करते भी है तो समाज उसको दूसरे नजरिए से देखता है। इसको आप कैसे महसूस करते हैं? देखिए, इसको मैं ऐसे आपको बता रहा हूं कि नौकरी के अलावा जो अन्य क्षेत्र है उसमें कंपटीशन नौकरी से 100 गुना ज्यादा है। जैसे देश में हर साल लगभग 1 लाख सरकारी नौकरी, और मुझे सही आंकड़ा नहीं पता है, लेकिन 10-20 लाख जरूर प्राइवेट सेक्टर में वैकेंसी आती है। तो मान लीजिए कि साल में अगर आप 25 से 30 लाख नौकरी जनरेट करते हैं, 25-30 लाख नौकरी जनरेट होती है, तो उसमें आपका सिलेक्शन आसान है कि अगर आप न्यूज चैनल पे अगर जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं या स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं या सिंगर बनना चाहते हैं या एक्टर बनना चाहते हैं या क्रिकेट प्लेयर बनना चाहते हैं, वहां कंपटीशन नौकरी से कई गुना ज्यादा है। बिल्कुल। और हमारा जो यूपी और बिहार, खास करके ईस्टर्न यूपी और जो नॉर्थ बिहार है, यहाँ पे अधिकांश लोग मिडिल क्लास फैमिली के हैं, और मिडिल क्लास फैमिली की एक अलग माइंडसेट होता है जिसमें वो उनके अंदर रिस्क टेकिंग की क्षमता कम होती है। तो जब रिस्क टेकिंग की क्षमता कम होगी तो स्वाभाविक है कि नौकरी की तरफ उनका आकर्षण ज्यादा रहेगा, ताकि फेल होने के चांसेस कम हो। अगर आपका बेटा क्रिकेट खेलता है तो टॉप 15 में सिलेक्ट होना पड़ेगा। तो 140 करोड़ की जनसंख्या में टॉप 15 में सिलेक्ट होना बहुत बड़ी बात है। और उसके वनस्पति आप 1 लाख अगर सरकारी नौकरी की वैकेंसी आती है उसमें सिलेक्ट होना आसान है। तो इसलिए अपने तरफ जो है, जो हमारी सामाजिक संरचना है, उसमें सरकारी नौकरी को प्राथमिकता दी जाती है। विकास की बात करें हम अगर, कि जो उस समय जो आप पढ़ाई करते थे, जिस समय आप लोग रहते थे बलिया में, और अब जो चीजें बदल रही हैं, तो इससे आप कितना डेवलप हुआ है? गांव कितना डेवलप हुआ है? शहर कितना डेवलप हुआ है? खास करके बलिया के संदर्भ में। बलिया के संदर्भ में मैं बात करूं तो जब मैं पढ़ता था तो निस्संदेह उस समय हमारी जो आधारभूत संरचना था, इंफ्रास्ट्रक्चर था, बहुत कमजोर था। बिजली की समस्या थी, रोड भी अच्छे नहीं थे, हॉस्पिटल पे भी डॉक्टर नहीं थे, बलिया आना एक चैलेंज होता था। तो हमारी 22 साल की नौकरी के बाद जब मैं देखता हूँ गांव और बलिया शहर को एज ए जिला, तो मैं देखता हूँ कि बेहतर हुआ है, बहुत बेहतर हुआ है, लेकिन इसमें और बेहतर होने की पूरी संभावना है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बलिया जो है 1903 में, इस जो वर्तमान बलिया है 1903 में ऑगडेन और जॉपलिन ने स्थापित किया, और 1970 और 1980 के दशक में हमारे देश में बहुत सारे नए शहर बने, जैसे आप बोकारो, दुर्गापुर, भिलाई, नोएडा, गुड़गांव, भुवनेश्वर, ये सब नए शहर हैं। लेकिन बलिया के कंपैरिजन में उन शहरों का कई गुना ज्यादा विकास हुआ। तो उस विकास को जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि बलिया बहुत पिछड़ा हुआ है। इसमें हम सभी की दायित्व है। मैं ये नहीं बोलता कि मेरी दायित्व नहीं है, बिल्कुल हम सभी का दायित्व है। समाज के हर सक्षम और जागरूक लोगों का दायित्व है कि हम अपनी जितनी भी क्षमता भगवान ने दिया है
हम बलिया के विकास के लिए जो कर सकते हैं करें। युवा वर्ग जो है हमारा ज्यादातर इस समय जो जिस तरीके से सोशल मीडिया का जो प्रभाव है युवाओं पर, तो सोशल मीडिया से बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसमें हम ज्ञान भी प्राप्त कर पा रहे हैं, गूगल है, तमाम चीजें मिल जा रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया का एक दुष्प्रभाव भी हम समाज पे देख रहे हैं। तो इसको आप किस रूप में देख रहे हैं, खास करके जो युवा पीढ़ी को इसने प्रभावित किया है सोशल मीडिया ने? देखिए, मैं अपने जिला के युवाओं जो जिनकी उम्र पढ़ने की है, 15 से 25 साल के युवाओं से विशेष अनुरोध करूंगा कि ये जो 15 से 25 साल की जो उम्र होती है, ये पढ़ने की उम्र होती है और छात्र जीवन में आपकी प्रथम और एकमात्र प्राथमिकता पढ़ाई है। मोबाइल को आप उतना ही प्रयोग करिए जो आपके सामाजिक उत्थान, आर्थिक उत्थान और समाज में सम्मान दिलाने में सहयोग करें, उतना ही उपयोग करिए। उससे ज्यादा अगर आप उसमें फिल्म के गाने और यूट्यूब और फेसबुक चलाएंगे तो आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे, और जब लक्ष्य से भटक जाएंगे तो आपको सम्मानजनक नौकरी नहीं मिलेगी, और जब तक आप जिंदा रहेंगे, जो एवरेज उम्र 75 साल है, 25 से लेकर 75 साल तक आपको संघर्ष करना पड़ेगा। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, सभी युवाओं से अनुरोध है कि आप मोबाइल का सीमित उपयोग करें, सकारात्मक उपयोग करें और उसको एक पढ़ाई का माध्यम के रूप में उपयोग करें, न कि मनोरंजन के साधन के रूप में। बिल्कुल। मैं लगातार देखता हूं कि जैसे ब्लड डोनेट कैंप अभी पिछले दिनों भी आप आए थे, अभी हाल ही में आज भी ब्लड डोनेट कैंप में ही आप आ रहे हैं, वहां से आप लाइब्रेरी के प्रति काफी आपका रुझान है, किताबों के प्रति बहुत सारी लाइब्रेरियों में आपने डोनेशन भी दिया है। तो शिक्षा में किताबों की मतलब क्या भूमिका है, हमारी लाइब्रेरी की क्या भूमिका है, और लाइब्रेरी तक कैसे हम युवाओं को लेकर के, आज की पीढ़ी को लेकर के हम जा सकते हैं? देखिए, इस संबंध में मेरा ये मानना है कि जो फिजिकल बुक्स हैं जो हम लोग लिखते हैं, आज के समय में हमारे भारत के अधिकांश युवा वर्ग के पास आईफोन या अच्छे फोन हाथ में आ चुके हैं। तो मेरे इस पे विचार मैं ये करता हूं कि जो फिजिकल बुक्स पढ़ने की आदत लोगों की धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो आज के डेट में जो फिजिकल लाइब्रेरीज है वो या तो बंद हो रहे हैं, यहाँ वहाँ कोई जा नहीं रहा है। क्योंकि आप अपने घर से लाइब्रेरी तक जब जाते हैं तो उसमें समय आपको लगता है, और शहरों में तो घंटों घंटों लग जाता है। तो कोई आदमी लाइब्रेरी नहीं जाना, लाइब्रेरी को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना, और जो बुक्स है उसको पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करके डिजिटल लाइब्रेरी हमारी भविष्य की लाइब्रेरी है। और डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से अगर हम बच्चों को जोड़ते हैं तब हमारे जितनी भी बुक्स के प्रति बच्चों में रुझान बढ़ेगा और उनको ज्ञानवर्धक किताबों को पढ़ने का मौका मिलेगा। क्योंकि आपकी नौकरी बहुत ही भागदौड़ वाली है और हमेशा चूंकि रेलवे की नौकरी है, ऐसे में सामाजिक कार्यों के लिए समय निकाल पाना कितना मुश्किल होता है? देखिए, मैं आपको बोलूं कि समय ही एक ऐसा चीज है जहां पे पूर्ण समाजवाद है। दुनिया में कहीं पे पूर्ण समाजवाद नहीं है। मार्क्सवाद, साम्यवाद और समाजवाद ये सारे विश्व में लगभग फेल हो चुके हैं। समय है जो 24 घंटा समय आपके पास भी है, 24 घंटा समय प्रधानमंत्री के पास है, अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है, विश्व में हर आदमी के पास 24 घंटा। अगर आपको समय प्रबंधन नहीं आता है तो आप बिना काम के भी व्यस्त रह सकते हैं। अगर आपको समय प्रबंधन आता है और मन में जुनून है कि मुझे अपने लोगों के लिए कुछ करना है, अपने लोगों से जुड़े रहना है, तो छुट्टी मिल जाती है, समय निकल जाता है। आपके अंदर जुनून होना चाहिए अपने लोगों का सहायता करने में। सही बात है। भविष्य की क्या योजनाएं हैं? देखिए, भविष्य में मेरी अभी लगभग 12 साल 11 से 12 साल नौकरी है जी। और भविष्य की योजना हर जैसे ब्यूरोक्रेट का होता है कि हम नौकरी करें, लेकिन मैं ऐसी कोई योजना नहीं बनाता जिसमें मैं रिटायर होकर शहर में एक घर बना लिया, उसमें आप बैठे हुए हैं और आपका एक ड्राइवर है, एक कुक है, खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं और पार्क में घुमा है। जो मैं नॉर्मली जो ब्यूरोक्रेट्स रिटायरमेंट के बाद उनकी लाइफ जो मैं देख रहा हूँ वो यही इसी रूप में सही। और जब आप 60 साल के बाद रिटायर होते हैं तो आपके खाने पीने से लेकर हर चीज में आपके रिस्ट्रिक्शंस डॉक्टर द्वारा लगा दिया जाता है। तो जब दाल रोटी ही खाना है और
जितनी भी हाई प्रोटीन की चीजें हैं वो ओल्ड एज में मना कर दिया जाता है। तो किस बात का हाय है, किस बात के लिए हम दौड़ भाग करें। सही। तो मेरा ये प्लान है कि रिटायरमेंट के बाद मैं गांव में रहूंगा और कुछ दिन शहर में भी जो आवश्यक काम है उसको करने के लिए जाऊंगा, लेकिन प्लानिंग है गांव में। आप कोरोना काल को देखिए, कोरोना काल ने शहर को गांव की तरफ परिवर्तित कर दिया, और ये परिवर्तन जो है अप्राकृतिक कह लीजिए, वायरस के द्वारा था, लेकिन प्रकृति भी बोलता है कि आप शहर और गांव में बैलेंस बनाकर रखिए। गांव में आप जब रहते हैं तो आपको ऑक्सीजन लेवल आपका ज्यादा हाई होता है, फ्रेश एयर मिलता है, और जो सबसे बड़ी समस्या जो शहरों में है एकांकीपन का, एकाकी जीवन होता है। आप शहर में बड़े घर बना सकते हैं, टाइल्स ग्रेनाइट लगा सकते हैं, लेकिन आपके पास आदमी नहीं है, क्योंकि शहर में किसी के पास समय नहीं है। सही। तो जब आप रिटायरमेंट के बाद जो लाइफ लीड करना चाहते हैं वो गांव में शहर से 10 गुना बेहतर है, अगर आप बहुत महत्वाकांक्षी नहीं है तो। क्योंकि गांव में अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके जज्बातों को समझते हैं, आपको सहायता करते हैं। तो इन सब मामलों में मानता हूं कि शहर से बेहतर गांव है। तो मेरी प्लानिंग यही है कि मैं रिटायरमेंट के बाद गांव में आऊंगा और गांव में ही मुझे रहना है, और हमारी जितनी क्षमता होगी, मैं ये नहीं बोलता कि हर समस्या का हल कर दूंगा, लेकिन जितनी क्षमता होगी पूरी क्षमता के साथ अपने जिला, अपने क्षेत्र, अपने गांव के लोगों की सेवा में शेष जीवन मुझे गुजारना है। आखिरी सवाल, क्योंकि समय भी देखना है, जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे, खास करके हमारी जो बलिया की युवा पीढ़ी है? बलिया के युवा पीढ़ी को मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि जीवन मैराथन दौड़ है, इसको 100 मीटर का दौड़ मान करके मत दौड़िए। जीवन मैराथन दौड़ में इसलिए बोल रहा हूं कि जीवन में कई बदलाव होते हैं, और जब निराशा होती है तो आशा की किरण भी दिखती है। आप मैराथन दौड़ मानकर धीरे धीरे आगे बढ़िए। पूरे विश्व के इतिहास में कोई एक ऐसा उदाहरण नहीं है जिसमें कोई आदमी शॉर्टकट मेथड से सफलता प्राप्त किया हो और वो सफलता दूरगामी और सस्टेनेबल हो। तो मैं युवाओं से यही अनुरोध करूंगा कि जीवन में अगर आपके अंदर जो भी इच्छा है, महत्वाकांक्षा है, लगन है, लक्ष्य है, उसको आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सही तरीके से पूर्ण नैतिकता के साथ उसको प्राप्त करिए। गलत रास्ते चुन करके शॉर्टकट मेथड से जो भी आप हासिल करेंगे वो अस्थायी नहीं होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया हमको और बहुत सारी धन्यवाद आपको। और अभी हम लोगों ने बात किया निर्भय नारायण सिंह जी से, जो कि मैंने बताया कि मुरादाबाद में आप एडीआर हैं और समाज के प्रति, युवाओं के प्रति काफी आपकी सोच है, सकारात्मक सोच, और उनको विकसित करने की। तो पुनः फिर कभी अवसर हुआ तो हम लोग इस पर बातचीत करेंगे। बहुत धन्यवाद। हमारा ये संवाद कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें आप जरूर बताइए। तब तक के लिए नमस्कार।